दरिया ही गया। वैसे अभी लड़के सब आए नहीं हैं, लेकिन आ जाएंगे। तो आज हम लोग एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। समझ में आ जाए तो शाम को प्रसाद चढ़ाइएगा, राइट? मैं इसलिए कह रहा ओके हूँ, सर। हाँ, इसलिए कि इसको बिना समझ में आए फर्स्ट पेपर भी समझ में नहीं आएगा, और इसको बिना समझ में आए हम लोग आगे चल भी नहीं पाएंगे। बिलीव मी कि पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत अब हम लोग करने जा रहे हैं। वी वांट टू स्टार्ट द होल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या स्टूडेंट्स और आएंगे? अभी तो 170 ही हैं, 200 पार हो जाते थे जनरली। हो सकता है कि शायद मैं ऐसा टॉपिक शुरू कर रहा हूं जिसको कि, चलिए थोड़ा देर इंट्रोडक्शन में लगाता हूं, तब मैं फिर जाता हूं उस पर। आई विल वेट फॉर इट। हम लोगों ने जो पढ़ा था वो उस चैप्टर का नाम अभी भी वही है, द डिमांड फॉर मनी, मुद्रा की मांग। मुद्रा की मांग के बारे में सबसे पहले जिन लोगों ने पढ़ा उसको हमने कहा सलमान का स्कूल, एंड देन वी मूव्ड ऑन टू सो मेनी अदर स्कूल्स, एंड फाइनली वी रीच टू फिशर एंड टॉसिक। हम लोग किन दोनों अर्थशास्त्रियों पर पहुंचे? फिशर एंड टॉसिक। एंड दे सेड मनी इज डिमांडेड फॉर एक्सचेंजिंग कमोडिटीज एंड सर्विसेज। उन्होंने कहा कि मुद्रा की मांग वस्तुओं के लेन देन के लिए होती है। एंड देन ही pointed down at the equation MV is equal to PT, where T is transactions, P is prices, M is money supply. And equilibrium, quantity theory of money works. That means if quantity of money is doubled, the prices will be doubled. तो मुद्रा की पूर्ति जो है वो क्वांटिटी जो है उसकी मुद्रा की मात्रा बढ़ाने से मुद्रा की मांग प्रभावित नहीं होती, बल्कि कीमतें प्रभावित होती हैं। फिर वही बात, हमको जाना पड़ता है हर चीज। कितनी बार कहा कि 9 बजे के बाद मत आवाज ले जाइए, जो ले जाना बोलिए मत। 9 बजे के बाद नहीं बोलना चाहिए। तो which topic is going on? Nimigiri, it is demand for money which is going on. मुद्रा की मांग हम लोग पढ़ रहे हैं। We had done the Fisher version, we had done the quantity version या Cambridge version। हम लोगों ने 2 वर्जन कर लिए थे। एक फिशर का वर्जन, इसको क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहते हैं। दूसरा कैम्ब्रिज वर्जन, इसमें बहुत सारे अर्थशास्त्री थे, which began somewhere in 1978 or something like that। और वो कब तक चला? 1910 तक, 1878 से 2010 तक वो चलता रहा। केन्स ऑल्सो रोट ऑन इट्स, जिसको हमने कहा था ए ट्रीटाइज ऑन मनी। लेकिन फिर केन्स ने बहुत एक रिवोल्यूशनरी काम किया। तो मैं इसके थोड़ा सा इतिहास बता देता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी और स्टूडेंट्स आएंगे, 190 करीब हो रहे हैं। तो थोड़ा इतिहास बता देता हूं कि आप जान लें 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें क्या हुई। वन इंपॉर्टेंट थिंग हैपेंड वाज कि गोल्ड स्टैंडर्ड दुनिया से खत्म हो गया। गोल्ड एंड सिल्वर स्टैंडर्ड दुनिया से खत्म हो गया और पेपर करेंसी चलने लगी। और हम कह सकते हैं कि कॉइन्स आल्सो स्टार्टेड कमिंग आउट, एंड कॉइन्स वर नॉट मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर बट वर मेड ऑफ कॉपर एंड सम अदर थिंग्स। तो मौद्रिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ कि जो मनी सप्लाई थी, जो केवल गोल्ड और सिल्वर पर डिपेंडेंट थी, वो डिपेंडेंट हो गई किसी और चीज पर। और आप जानते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर की सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन अगर कागज की मुद्रा बनाए, पेपर करेंसी बनाए, तो इट कैन बी प्रिंटेड इट, बिकॉज इट्स कॉस्ट इज ऑलमोस्ट नथिंग। इसकी जो कोई मूल्य नहीं होता। तो सबसे बड़ा चेंज ये आया कि जो मनी सप्लाई थी, दैट कुड चेंज रैपिडली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा बड़ा चेंज ये आया कि बैंकिंग सेक्टर डेवलप होने लगा। दैट मीन्स अपार्ट फ्रॉम रिजर्व बैंक, जैसे भारत की बात करें या सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री, देयर वर मेनी बैंक्स जो आप जिनके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, जिनको हम कहेंगे कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स और क्रेडिट, यानी क्रेडिट क्रिएशन बहुत तेजी से शुरू हो गया, जिसकी वजह से बैंक्स कुड आल्सो क्रिएट मनी।
बैंक्स कुड ऑल्सो क्रिएट मनी। तो जो मुद्रा आपूर्ति है उसको केवल सेंट्रल बैंक ही नहीं करता, बल्कि अन्य लोग भी करते हैं। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि ये दो मेजर चेंज हुए, और तीसरा मेजर चेंज ये हुआ कि केन्स को भारत का दर्जा दे दिया गया, भारत के इकोनॉमिक एडवाइजर का। केन्स बिकेम एन इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ केन्स। एक मिनट रुकिए आप लोग। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये हुई, इन तीन इंपॉर्टेंट चेंजेस के बाद में केन्स ने अपना रेवोल्यूशन या केन्सियन रेवोल्यूशन या केन्स की किताब को लिखा, जिसका नाम है जनरल थ्योरी। उसमें उसने बहुत सारी थ्योरीज डेवलप की। ही डेवलप्ड सो मेनी थ्योरीज। लेकिन जो बिगिनिंग की थ्योरी है, जिसका नाम आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ मनी। मुद्रा का तरलता प्राथमिकता सिद्धांत। राइट, दिस वॉज समथिंग न्यू। मैं इसके बारे में कुछ चीजें पहले पढ़ा दूं, बिकॉज दिस बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। मैंने पहले बताया, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज लिक्विडिटी एंड व्हाई इज इट डिफरेंट फ्रॉम डिमांड ऑफ मनी? तो सबसे पहले हम लोग अब अपनी शुरू करने जा रहे हैं स्क्रीन, और इस स्क्रीन के माध्यम से आई ट्राई टू एक्सप्लेन हम क्या कहना चाहते हैं। नोट भी करते जाइएगा, क्योंकि इस पर मटेरियल कम मिलेगा आपको। यू विल बी एबल टू गेट लेस मटेरियल ऑन दिस। सर प्लीज रिपीट द टॉपिक। प्लीज रिपीट द टॉपिक। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का तरलता पसंदगी का सिद्धांत। लिखूंगा भी ना भाई, तो रिपीट करने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लिखता जाऊंगा। आई विल राइट इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी, एंड देन वील सी व्हाट वी मीन टू से। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, ये हमारा टॉपिक है, और इसको कहेंगे लिक्विडिटी थ्योरी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर का सिद्धांत। देन वी विल एड इट टू फर्स्ट पेपर, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, अभी आज नहीं हो पाएगा। वी विल स्टार्ट विद दिस। हम लोगों ने जो लास्ट पढ़ा, फिशर सेड you have a commodity, exchange it with money and then you can exchange it with commodity. आप पे कोई वस्तु है, मुद्रा में बदलिए, this is transaction। अब जरा ध्यान से देखिए, मार्शल ने क्या कहा या किसी और ने क्या कहा। मनी इज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। आप अपने पास मुद्रा को रखे रहिए और कमोडिटी को रख सकते हैं। तो मनी की वैल्यू क्या हो गई? स्टोर करने की। अब देखिए क्या चेंज होने जा रहा है, विच इज वेरी वेरी स्ट्रेंज। क्वेश्चन यह है कि आपने स्टोर किया है मनी को, स्टोर किया है मनी को फॉर यूजिंग इट। बिल्कुल ठीक है, यू कैन मेक ट्रांजैक्शंस। आप कमोडिटी खरीद सकते हैं, इससे जब चाहे खरीद सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, निश्चित रूप से कुछ पैसा अपने पास प्रिकॉशंस के लिए रख सकते हैं, घटनाओं के लिए रख सकते हैं, दुर्घटनाओं के लिए रख सकते हैं। प्रश्न है कि दैट मीन्स व्हेन यू आर स्टोरिंग इट, यू आर कीप इट इन टर्म्स ऑफ लिक्विड, या हम कहेंगे लिक्विडिटी। अब शब्द को पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। लिक्विडिटी इज ए कंसेप्ट और रादर ए हाइपोथेसिस। क्या है ये हाइपोथेसिस, या इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तरलता की एक ही कैरेक्टरिस्टिक होती है। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। ग्लास में रखिए तो ग्लास के आकार की हो जाएगी,
घड़े में रखिए तो घड़े के आकार की हो जाएगी, जिस तरीके के रखिए उस आकार में हो जाएगी। तो मनी की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज इट हैज लिक्विडिटी, दैट मींस इट कैन बी चेंज्ड इनटू एनी शेप। आप इसको काऊ से बदलिए, आप इसको कॉपी से बदलिए, आप इसको कमीज से बदलिए, शर्ट से बदलिए। और जैसे ही लिक्विडिटी की विशेषता क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जैसे ही कंटेनर में डाला चेंज हो गई, इसी तरह मनी लिक्विडिटी के कंसेप्ट में क्या होना चाहिए, एट 0 पॉइंट ऑफ टाइम। असली शब्द है, बस इसको ध्यान से पढ़ना है, 0 पॉइंट ऑफ टाइम। जब चाहे हमने 100 का नोट निकाला और कन्वर्ट कर लिया इन बिस्किट्स, हमको टाइम लगा ही नहीं। दिस इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। Liquidity simply means we keep money in liquid form because it can be transformed into any shape, any commodity, any service at 0 point of time. This is the liquidity aspect of money. Question है, why do we want to keep money in liquid form? तो जहां पर मार्शल आए उन्होंने कहा we can use it at any point of time. ट्रांजैक्शन जब करना हो करिए, अभी करिए, शाम को करिए, कल करिए, परसों करिए, दैट मीन्स नो टाइम प्रॉब्लम। और एक्सीडेंट वगैरह हो किसी चीज के लिए हो तो भी आप जब चाहे इसको कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज डू इट एट 0 पॉइंट ऑफ टाइम। तो इनकी लिक्विडिटी जो मार्शल की है वो भी तो स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह एक लिक्विडिटी है। दैट मीन्स इफ यू कैन कीप मनी एज ए स्टोर, दैट मीन्स इफ यू कैन कीप मनी एज लिक्विड इन योर पॉकेट, it can be used at certain places. तो फिर मार्शल और केन्स में अंतर क्या है, क्यों केन्स इतना बड़ा अर्थशास्त्री बन गया, एंड व्हाई कांट मार्शल रीच दोस हाइट्स? उस अंतर को समझने के लिए अब आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले सवाल है, दिस इज योर से ई को हम मान ले थोड़ी देर के लिए, दिस इज मॉनेटरी इनकम, दिस इज मॉनेटरी इनकम। ये मान ले कि यह है नेशनल आउटपुट। ये क्या है, नेशनल आउटपुट। जो आउटपुट है वो किस टर्म्स में है, कमोडिटी के टर्म्स में है। तो जो कमोडिटी के टर्म्स में है उसको या तो आप कंज्यूम कर पाएंगे और या तो आप सेव कर पाएंगे। तीसरा कोई काम कर ही नहीं सकते। गेहूं या तो खा लीजिए या बचा के अगली साल डाल दीजिए या सड़ जाएगा। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं हो सकता। दिस इज, ये जो मनी है ये क्या है, ये भी C प्लस हम इसको I लिख रहे हैं कि या तो कंज्यूम करिए या तो इन्वेस्ट करिए। अब सवाल है कि इन दोनों के बीच में एक नई चीज पैदा हो गई, यू आर होर्डिंग मनी। होर्डिंग माने आप अपने पास मनी रख रहे हैं फॉर फ्यूचर कंजम्पशन एंड फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। अब जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो एक शब्द आएगा जिसको समझाना बहुत कठिन है, अनसर्टेन। ये जो अनसर्टेन शब्द है इसको समझाने में मैं 5 मिनट ले रहा हूं ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि अनसर्टेनिटी से मतलब क्या है और केन्स इसे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाई इज ही यूजिंग इट। दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक डाइस आप लेते हैं और उसको उछालते हैं तो यू आर अनसर्टेन कि क्या आएगा, लेकिन यहां अनसर्टेनिटी के साथ एक प्रोबेबिलिटी जुड़ी हुई है। प्रोबेबिलिटी जुड़ी हुई है कि 1 आने का चांस 1/6 है या 2 आने का चांस 1/6 है। यानी अगर 6 बार उछाला जाए, इफ दिस डाइस इज फेयर, 6 बार उछाला जाए तो चांस है कि एक बार तो एक गिरना ही चाहिए। दैट मीन्स इट इज अनसर्टेन, बट दिस अनसर्टेनिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड थ्रू प्रोबेबिलिटीज। इस पर हम संभावनाओं से विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरी अनसर्टेनिटी है। आज सरसों के तेल का दाम 190 रुपए है। दिस मस्टर्ड ऑयल इज 190।
What will be its price on 31st March 2022? This is uncertainty. Uncertainty, that means it can happen anywhere. It can happen. पता नहीं दुनिया 31 मार्च 2022 को होगी कि नहीं। सरसों के तेल का दाम 0 भी हो सकता है। पता नहीं लोगों को साइंटिस्ट निकाल दें कि सरसों का तेल पीने से तो आदमी मर ही जाएगा, लोग सरसों का तेल खरीदना ही बंद कर दें। पता नहीं सरसों के तेल में क्या क्वालिटीज आ जाए कि इसका प्राइस बढ़कर 500 रुपए 800 रुपए किलो हो जाए। वी जस्ट डू नॉट नो, इट इज अनसर्टेन, नो प्रोबेबिलिटी, नो असेसमेंट, नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। तो जो फ्यूचर है इट इज अनसर्टेन। जहां प्रोबेबिलिटी नाप सकते हैं वहां तो रिस्क एलिमेंट है, वहां तो कुछ आप कुछ जांच सकते हैं कि 1/6% चांस है, आ भी सकता है, तो 5/6% चांस है, नहीं भी आ सकता है। यहां तो कुछ कह ही नहीं सकते, इट कैन नॉट बी सेड। फ्यूचर इज अनसर्टेन। अब सवाल है कि जो हमारे पास इनकम है ई, इसको हमने क्या किया कि कंज्यूम कर लिया, कंजम्पशन को 2 भागों में बांट लिया। अभी कंज्यूम कर लिया, आज सुबह आज शाम, कल सुबह कल शाम, परसों सुबह परसों शाम, कोई टाइम की अभी बात नहीं कर रहे हैं, कंज्यूम कर लिया। और कुछ हमने बचा के रख लिया। जो बचाया, अभी हम आई नहीं लिख रहे हैं थोड़ी देर के लिए, सिर्फ बचाया लिख रहे हैं। मान लीजिए हमको 20,000 रुपए मिल गया, इस 20,000 में आई स्पेंड 16,000, आई सेव्ड 4,000। ये एक डिसीजन है कि प्रेजेंट कंजम्पशन 16,000 का करेंगे, फ्यूचर कंजम्पशन हम जो है 4,000 का करेंगे। ये एक डिसीजन है। अब दूसरा डिसीजन ये है कि ये जो 4,000 रुपए है इसको हम लिक्विड फॉर्म में क्यों रखें, एसेट्स फॉर्म में क्यों रखें, बैंक डिपॉजिट्स के रूप में क्यों रखें। दिस डिसीजन इज ओवर। इस डिसीजन के बारे में बात ही खत्म हो गई। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हम 4,000 रुपए लिक्विड फॉर्म में इसलिए रख रहे हैं कि गेहूं हमको खरीदना है 100 किलो अगले साल या अगले महीने या 2 महीने बाद, तो हमें तो मालूम ही नहीं ना कि गेहूं का दाम 2 महीने बाद कितना होगा, इट इज अनसर्टेन। तो कैसे हम 4,000 रख रहे हैं, दिस इज अनदर डिसीजन। क्योंकि जब हमने लिक्विड रख लिया तो एक बड़ी समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई? 4,000 विल रिमेन 4,000, इट कैन नेवर चेंज, इट कैन नॉट इंक्रीज नॉर इट कैन डिक्रीज। अब मुझे ये बताइए कि जब फ्यूचर के बारे में हमें मालूम ही नहीं है तो जो हम लिक्विड रख रहे हैं फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन तो बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन फॉर फ्यूचर जो चीज रख रहे हैं वो अनसर्टेन है। तो फिर हम कितना लिक्विड रखें, कितना एसेट रखें, दिस इज ए डिफरेंट डिसीजन ऑल टुगेदर। इस डिसीजन को हमको पढ़ना है। हम लिक्विड को क्यों प्रिफर करें? वाई शैल आई कीप माई मनी लिक्विड? लिक्विडिटी प्रिफरेंस। वाई शुड आई कीप माई मनी लिक्विड? में तरल रूप में मुद्रा रखूं तो क्यों रखूं? सपोज कर लीजिए कि मेरे पास 1 लाख रुपए कैश है और जहां मैं खड़ा हूं उसके 100 किलोमीटर तक ना आने जाने की जगह है, ना मेरे पास आने जाने की चीज है, ना कुछ है, और वहां एक मेंटल एसाइलम है, पागल खाना है। अब मैं इस 1 लाख रुपए को कैश के रूप में रखूं तो क्यों रखूं? ना तो मैं कोई कंज्यूम कर सकता हूं, ना मैं इसका कुछ और कर सकता हूं। When and why shall I keep money liquid? क्योंकि अगर मैंने मुद्रा को नकद रूप में रख लिया तो यह तो बढ़ने वाली नहीं, ये तो घटने वाली नहीं, और फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है। पता नहीं कितना पैसा जरूरत पड़ेगी, कितना पैसा जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो क्वेश्चन सिंपल इनफ ये कि ये जो हमको लिक्विड रूप में रखते हैं, जिसको मार्शल ने कहा स्टोर ऑफ वैल्यू, तो उन्होंने तो जो स्टोर ऑफ वैल्यू माना उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मान ली, उन्होंने तो फ्यूचर को सर्टेन मान लिया। वी कैन कीप इट फॉर एक्सीडेंट्स, ठीक है, वी कैन कीप फॉर सम अदर पर्पसेस, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कितने पीरियड के लिए होगा? हो सकता है कि आज के दिन किसी कार के पंचर जुड़वाने की कीमत 100 रुपए हो, आज के दिन मान लिया, लेकिन 3 साल बाद भी क्या यही होगी? क्या अलग अलग टाइम फ्रेम में ये चीजें अलग अलग नहीं होंगी? सिंपल सी बात समझने की क्या है कि when it is uncertain how much money shall we keep, इसीलिए केंजियन थ्योरी को क्या कहते हैं? मॉनेटरी थ्योरी कहते हैं। इसके पहले की थ्योरीज को मॉनेटरी थ्योरी नहीं कहते हैं, इसीलिए आई एक्सप्लेन्ड वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑन योर पॉइंट। इससे पहले क्या था? गोल्ड एंड सिल्वर वाली मुद्रा थी मार्शल के जमाने में, पीगू के जमाने में। तो अगर कमोडिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो गोल्ड एंड सिल्वर की भी वैल्यू बढ़ रही है, एंड देयर इज ऑलवेज ए रेशियो, ऑलमोस्ट इक्वल टाइप ऑफ रेशियो। दूसरी बात, टोटल मनी सप्लाई के चेंज होने की संभावना केवल एक ही है, अगर हमारे देश में गोल्ड एंड सिल्वर बढ़ जाए, एंड दैट कैन इंक्रीज एट ए वेरी स्लो रेट। लेकिन यहां तो मनी कितनी भी मात्रा में बढ़ सकता है, बिकॉज देयर आर बैंक्स क्रिएट मनी, देयर इज ए रिजर्व बैंक विच ऑल्सो क्रिएट्स मनी। तो प्रॉब्लम ये है कि अब हमें लिक्विड क्यों रखना है? वो कहते हैं कि जितनी भी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी वो एक अलग स्टैंडर्ड में पढ़ी है। अब हमको सोचना है कि व्हाई शैल वी कीप मनी विद अस इन लिक्विड फॉर्म। अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो थोड़ा और डिफिकल्ट होता जाएगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, एंड जहां सवाल ना आए, अगली बार हम क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन आंसर सेशन आपको पूरा दे देंगे, आस्क एनी क्वेश्चन ऑन दिस, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर मैं आगे जाकर मैक्रो को टच नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाई शैल मनी बी डिमांडेड। जब हमने कहा मनी बी डिमांडेड, तो मनी का मतलब ही हो गया मनी एज लिक्विड। हम मनी को एज लिक्विड क्यों डिमांड करते हैं? दिस इज वेरी डिमांड। तो डिमांड ऑफ मनी का जो फॉर्म है वो चेंज हो गया। फिशर डिमांड ऑफ मनी को ट्रांजैक्शन से जोड़ते हैं, मार्शल इसे जोड़ते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू से। ये जोड़ते हैं कि मनी को लिक्विड रूप में रखने का मतलब जिसका कोई रिटर्न नहीं है, जिसके लिए पीगू ने क्या शब्द इस्तेमाल किया? वी कीप इट फॉर कन्वीनियंस, वी कीप इट फॉर सिक्योरिटी। अब जरा देखिए ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि जो डिमांड ऑफ मनी है, बिल्कुल क्लियरली मैं जो दूसरा वाला बताऊंगा किताबों में नहीं मिलेगा, उसको समझना बड़ा जरूरी है। डिमांड ऑफ मनी बेसिकली वो कहते हैं इज ड्यू टू 3 रीजंस। अब मैं यहां पर जो 3 कर रहा हूं, इनको बहुत पढ़ाया गया होगा, क्लास में पढ़ाया जाएगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट एटीट्यूड है। पहले को उन्होंने कहा ट्रांजैक्शन मोटिव, लेन देन मांग। This is simply what Fisher has said. This is simply what Marshall has said. दोनों जने इस बात से एग्री करते हैं कि मुद्रा लेने देने में ग्रीस का काम करती है ना। जैसे पूरी मशीन को चलाने में ग्रीस बहुत आसान है, इसी तरह इकोनॉमी को चलाने के लिए मनी की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो दिस ट्रांजैक्शन मोटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, वो कहते हैं कि ट्रांजैक्शन मोटिव का सिर्फ संबंध किससे है? ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी इज ए फंक्शन ऑफ वाई। बिल्कुल सिंपल है, और इसको अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो बड़ा सिंपल सी बात आएगी। ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी इज रिलेटेड विद वाई, हायर द इनकम हायर द ट्रांजैक्शंस। जितनी हमारे पास पैसा होगा उतना हम ज्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे। दिस इज ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी एंड दिस इज वाई
इफ वाई इंक्रीजेस ट्रांजेक्शन्स इंक्रीज, ये इंक्रीज करते चलेंगे। हमारी वाई कम है तो टी कम होगा, अगर वाई ज्यादा है तो ये बढ़ता चला जाएगा निश्चित रूप से। तो ये जो ट्रांजैक्शन डिमांड है, मुद्रा की लेन देन मांग है, इट इज ए फंक्शन ऑफ मनी, फंक्शन ऑफ वाई। एंड एज क्लासिकल्स बताते थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका कोई मतलब होएगा ही नहीं। वो कहते हैं इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या मतलब, नथिंग, इट हैज नथिंग टू डू विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमारी वाई बढ़ती जाएगी, ट्रांजैक्शन डिमांड बढ़ती जाएगी, वाई घटती जाएगी, ट्रांजैक्शन डिमांड घटती जाएगी। एक सबसिस्टेंस लेवल होगा वेजेस का, सबसिस्टेंस माने उस लेवल से नीचे तो हम कोई पैसा कभी बचाएंगे ही नहीं, हम प्रिकॉशन के लिए भी नहीं रखेंगे। सबसे पहले हमारे खाने की जरूरतें पूरी होनी चाहिए, उसके बाद हम इसकी बात करें। दूसरे के लिए उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया, दैट इज कॉल्ड एज स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव, आई एम सॉरी, पर दूसरे के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया दैट इज प्रीकॉशनरी। मैं उतना ज्यादा उसको पढ़ाना चाहता हूं, उसी में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। प्रीकॉशनरी को हिंदी वाले लिखते हैं पूर्वकल्पी, कोई लोग लिखते हैं आकस्मिक, और किसी किताब में इसको ठीक से नहीं समझाया गया। पहले समझिए कि केन्स क्या कहते हैं। कहते हैं पूर्वकल्पी माने यू हैव केप्ट सम मनी फॉर नियर कंजम्पशन। अब ये नियर कंजम्पशन की कोई एग्जैक्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि 3 महीने। अब ये 3 महीने मैंने क्यों लिखा, इसको भी समझाना पड़ेगा। जैसे अगर आपको आज के दिन ये पता चल जाए, कि पेट्रोल का प्राइस 5 तारीख को 2 रुपए पर लीटर बढ़ जाएगा, इसका मतलब आपके पास जो लिक्विड मनी है उसकी वैल्यू अगर पेट्रोल खरीदना है तो उसके लिए घट जाएगी। तो आप क्या कोशिश करेंगे, आप ये कोशिश करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, दैट एट लीस्ट यू परचेज 20 liters if you have a car, if you have a motorcycle at least 5 liters, so that you can keep the value of money intact. आपकी मनी की वैल्यू डिप्रिशिएट न होने पाए, यू ट्राई टू डू दिस। और ये मैक्सिमम मैंने लिख दिया, नॉट नेसेसरी 3 महीने, ये कुछ आप दिमाग में सोचते हैं। जैसे इस महीने अगर आप अरहर की दाल खरीदने गए, आपको लगा कि दाम बढ़ जाएगा, तो हो सकता है आप 1 किलो की जगह 2 किलो खरीद लें। दिस इज प्रिकॉशन। प्रिकॉशन इज ट्राइंग टू रिड्यूस द डिप्रिशिएटिव वैल्यू ऑफ योर करेंसी। Your currency may have a tendency to depreciate or even appreciate. इस समय प्रॉपर्टी की वैल्यूज डाउन है, तो लोग बाकायदा इनको खरीद के डंप कर रहे हैं। Why they want to dump it? Their prices are likely to rise. तो प्रिकॉशन वहां भी हुआ। If you know that the value of the house is going to increase after 3 months, you will purchase it now. You also keep money if you think otherwise. अगर आपको लगता है कि इसकी वैल्यूज बहुत तेजी से बढ़ने वाली हैं, तो आप लिक्विडिटी के रूप में नहीं रखेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है तो आप इसको आज खरीद कर रख लेंगे। तो प्रिकॉशन डजंट मीन व्हाट मार्शल सेज। मार्शल तो कुछ और बात कहता है। मार्शल तो कहता है कि किसी आकस्मिक दुर्घटना से लेने के लिए क्या कहते हैं, CMC रखोगे तो गड़बड़ क्या है, आपकी टांग टूट गई तो पहले कमोडिटी लेके जाओ, तो इसको मनी में कन्वर्ट करो, मनी में कन्वर्ट करके फिर कमोडिटी में कन्वर्ट करो, परेशानी होगी। इसलिए प्रिकॉशनरी या लिक्विड मनी रखना चाहिए। ये कहते हैं नो, यही मैंने आपसे कहा, इसको समझना बड़ा मुश्किल है क्योंकि एक शब्द हम पढ़ा चुके, अब दूसरा शब्द देखिए। केन्स ने ऐसी चीजों को जोड़ दिया इकोनॉमिक्स में जिससे इकोनॉमिक्स बहुत मुश्किल हो गई, लेकिन हमारे लिए बड़ी अच्छी भी हो गई, क्योंकि इट बिकेम मोर रियलिस्टिक। एक्सपेक्टेशंस, प्रत्याशा, इसको तो मुझे बहुत ही विस्तार से पढ़ाना। यू एक्सपेक्ट सर्टेन थिंग्स। अनसर्टन अलग शब्द है। अनसर्टन माने हम जानते ही नहीं क्या होगा।
लेकिन कुछ चीजों को हर आदमी अपने ढंग से एक्सपेक्ट करता है, हर आदमी अलग ढंग से भी एक्सपेक्ट कर सकता है. Some people may think that the prices of wheat are likely to decrease. Some other may think it may are likely to increase. These are expectations. ये क्या है? बिल्कुल अलग चीजें हैं. तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये एक्सपेक्टेशंस हमसे क्या कराती हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए. These expectations lead us to think how much liquid shall we keep, how much liquid money shall we keep, कितना हमको रखना चाहिए लिक्विड मनी अपने पास, so that we can resist the change in value of money. बिल्कुल अलग चीज है. यहां तो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ये आधारित है. और ये कितने दिन का सोच पाएंगे, कितने दिन का करते हैं आदमी. कोई 6 साल का 5 साल का एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं चलता जल्दी, वो दूसरी चीज है, उसके बारे में अलग से पढ़ना पड़ेगा. जनरली वो देखता है कि आप 10 दिन में दाम बढ़ रहे हैं, 15 दिन में दाम बढ़ रहे हैं, घटने की उम्मीद है, न्यू क्रॉप इज गोइंग टू कम, द प्राइसेस विल गो डाउन, है ना. अब गोभी का दाम है तो नेचुरली मई के महीने में, जून के महीने में तो ज्यादा होगा ही होगा ना, और दिसंबर में कम होगा ही होगा. तो जब हम नवंबर में गोभी खरीद रहे हैं तो वी एक्सपेक्ट दैट द प्राइसेस ऑफ कॉलीफ्लावर इज गोइंग टू गो डाउन, द प्राइसेस ऑफ पीज आर गोइंग टू गो डाउन. कितने दिन का सोचा? 1 महीने का, 15 दिन का, 20 दिन का. तो अगर हमें मालूम है कि प्राइसेस ऑफ कॉलीफ्लावर एंड प्राइसेस ऑफ पीज आर गोइंग टू गो डाउन, एंड इफ द कंजम्पशन नीड्स आर नॉट अर्जेंट, व्हाट वी कैन कीप मनी, ताकि हमारे मनी की वैल्यू बढ़ जाए. So these expectations are something different. So we also keep liquid money because we expect certain things to happen in the market. And for them, for caution, for rather precaution, you also keep your money, but that also depends upon your income. So precautionary demand of money is also a function of Y. जितनी आपकी इनकम है उस हिसाब से आप करते हैं. इतना तो तब भी बड़ी आराम से समझ में आ जाता है. क्यों समझ में आ जाता है? उसको समझना बड़ा सिंपल क्यों है? क्योंकि थोड़ा बहुत हम लोगों ने समझने की कोशिश की है. We have tried to add it from Marshall and others. अब एक तीसरा पार्ट है कि सपोज यू हैव सम मोर मनी लेफ्ट, तो आप क्या कर सकते हैं इस मनी का. ये एक बड़ा डिसीजन है, बिकॉज यू वांट टू इन्वेस्ट. मैंने क्या बताया? ई में से कुछ तो रखा सी, इस सी के 2 हिस्से हो गए. एक कौन सा हिस्सा हो गया? ट्रांजैक्शन के लिए रख लिया. एक कौन सा हो गया? प्रिकॉशन के लिए हो गया. सवाल है जो हमने इन्वेस्टमेंट के लिए रखा है उसमें लिक्विड क्यों रखें? ये बेवकूफी की बात क्यों करें? इसको जब आप समझ जाएंगे तब आपको केंजियन थ्योरी समझ में आएगी. इसको उन्होंने कहा स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी. स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी. थोड़ा दिमाग बिल्कुल इधर उधर मत घुमाइएगा, क्योंकि सच में इसको किसी किताब से पढ़कर समझ नहीं पाएंगे. दिस इज नॉट गुड फॉर मी टू से कि हो सकता है कि टीचर ही आपको जो पढ़ा रहा हो कुछ डिफरेंट पढ़ा दे. मैं उसके बारे में भी जिम्मेदारी नहीं लेता. आई डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी टीचर इन दिस केस, या किसी भी आप उसमें पढ़ते. सवाल यह है कि आप इस मनी से कोई गुड खरीद के रख सकते हैं अगर आप सर्टेन हो कि इसके प्राइसेस बढ़ेंगे. आपने 1000 किलो गेहूं रख लिया खरीद के, अगली साल उसे बेच दिया. बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं, या खरीदने के बाद उपभोग नहीं आ रहा. दिस इज फॉर समथिंग, डू रिमेंबर, MCM डैश. मतलब क्या है? आप मुद्रा से कोई कमोडिटी खरीद रहे हैं और इसको फिर मुद्रा में बेच रहे हैं, बट दिस मनी शुड बी ग्रेटर देन दिस मनी. नहीं तो क्यों खरीदेंगे?
स्पेकुलेट का मतलब क्या है, सट्टे का मतलब क्या है, टेकिंग रिस्क का मतलब क्या है? टेकिंग रिस्क का मतलब है यू आर टेकिंग ए रिस्क बाय इन्वेस्टिंग इन ए प्लेस वेयर इट्स प्राइसेस वैल्यूज में गो डाउन। तो अगर हम कोई कमोडिटी खरीद के रख रहे हैं तो वी आर टेकिंग ए रिस्क, एंड इफ वी आर टेकिंग रिस्क, व्हाई शैल वी टेक ए रिस्क? Because we expect the prices to rise in future, and if that happens we'll gain, if that doesn't happen we'll lose. सवाल यह है कि अगर ये कर रहे हैं यानी कमोडिटी खरीद के रख रहे हैं तो फिर लिक्विड अपने पास क्यों रखें? अब मैं बनाने जा रहा हूं लिक्विडिटी प्रेफरेंस शेड्यूल। इसको समझाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। सपोज, पहला क्या कर लीजिए, प्री सपोज एक एजम्पशन ले लीजिए, यू कैन कीप आइदर मनी और यू कैन कीप इट इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड। किसी कंपनी का बॉन्ड या शेयर खरीद के आप रख सकते हैं, इसको आप फ्यूचर में बेच सकते हैं। अब याद करना है दो शब्दों को, एक शब्द है कूपन रेट। कूपन रेट का क्या मतलब है? आप किसान विकास पत्र खरीदने जाइए, आप राष्ट्रीय विकास पत्र खरीदने जाइए, आप इंदिरा गांधी विकास पत्र कुछ भी खरीदने जाइए, या रिजर्व बैंक का कोई बॉन्ड खरीदिए या स्टेट बैंक का कोई बॉन्ड खरीदिए, तो आप खरीदेंगे तो लिखा होगा अगर आप 100 रुपए जमा करेंगे तो 6% के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। यानी जो संस्था है, वेदर इट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वेदर इट इज प्रोविडेंट फंड, वेदर इट इज एनीथिंग, उस पर एक रेट लिखा होता है कि आपको इतना पैसा मिलने की संभावना है। This is 6%. This is called as coupon rate. All right? जब कूपन रेट आज आप लगा रहे हैं 100 रुपए का, whatever it is, तो अगर आप आज 100 रुपए का रेट लगा रहे हैं और अगर आपने ये कूपन खरीद लिया, मान लीजिए 1 साल के लिए खरीद लिया, 3 साल के लिए खरीद लिया, 6 महीने के लिए खरीद लिया, तो आपको 100 रुपए के बदले में 6 रुपए मिलेगा। दिस इज फिक्स्ड फॉर यू। आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है? 6%। अब आपके पास मनी है, सवाल यह है कि इसे आप लिक्विड रूप में रखें या आप इससे बॉन्ड खरीद लें। सारे लोग आपको जो समझाएंगे वो क्या समझाएंगे वो समझिए, तब आपको पता चलेगा कि केन्स कहां तक दिमाग रखता था। केन्स कहता है मनी को लिक्विड रूप में क्यों रखेंगे, बॉन्ड खरीदेंगे तो 6 रुपया तो मिलेगा ना। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 रुपीज। कुछ तो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, फिशर भी यही कह रहे हैं कि कुछ तो पैसा मिल रहा है ना, मार्शल भी यही कह रहे हैं। केन्स कहता है आप एक सोचेंगे दिमाग में, क्या सोचेंगे? यू विल एक्सपेक्ट। ये एक्सपेक्टेशन क्या होगी? फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्यूचर माने, फ्यूचर कहां से आ गया? फ्यूचर के लिए फिर 3 महीने लिख लेते हैं, 3 महीने बाद। क्यों 3 महीने बाद? 3 महीने का कोई कारण नहीं है, हम इसे 1 महीना क्यों नहीं लिखते? चलिए 1 महीना लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। क्योंकि अगर आप बैंक जाएं तो आप देखेंगे कि 1 महीने की फिक्स डिपॉजिट पर 4% है, 3 महीने पर 4.15% है, 6 महीने पर 4.35% है, और 1 साल का लीजिए तो शायद आपको 4.75% इंटरेस्ट मिले, और 3 साल के लिए कर दीजिए तो आपको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। जितने ज्यादा दिन के लिए पैसा आप कमिट कर देंगे उतना आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। अब आपके पास तो पैसा है और आप कमिट करना चाहते हैं, कमिट करें कि ना करें। अभी अपने पास लिक्विड रख ले, तो लिक्विड रखने से तो आपको ब्याज मिलेगा नहीं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ गेटिंग एनी? क्यों आप रखेंगे अपने पास?
अगर मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर में बढ़ गया, ध्यान से देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया और अगर आपने कमिट कर रखा है, कमिट माने खरीद लिया 6% पर, तो आपको तो 6% मिलेगा। जिसने कमिट नहीं किया उसको 8% भी मिल सकता है मान लीजिए फ्यूचर में, या 9% भी मिल सकता है, फायदा ज्यादा हो सकता है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से क्या हुआ कि जो बॉन्ड आपने खरीदा था उसकी वैल्यू घट गई। ये दूसरी चीज है जिसको समझना बड़ा मुश्किल, कुछ मुश्किल नहीं है, बस दिमाग में कंसंट्रेशन लाना बहुत आवश्यक है। बढ़ गई या घट गई का मतलब यहां क्या हुआ, यानी अगर आपने 100 रुपए पर 6 रुपए वाला लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 हो गया, तो इस 100 रुपए का मूल्य कितना रह गया, 33% घट गया। क्योंकि अगर नया वाला आपने खरीदा होता तो 100 के बदले में कितना मिलता, 9, तो 66 रुपए के बदले में आपको मिल जाता 6। तो अब 66 रुपए के बदले में 6 मिल रहा है, जब आपने खरीदा था तो 100 रुपए के बदले में 6 मिल रहा था। द वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिक्लाइंस। तो जब वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिक्लाइन करेगी तो जिन्होंने 6% पे खरीदा था वो क्या करेंगे, कहेंगे इसे खरीद लो भाई हमसे। क्यों खरीद लो, क्योंकि निश्चित रूप से इससे तो हमें कम पैसा मिल रहा है, वी विल सेल इट एंड वी विल परचेज द न्यू वन। तो जब ये सेल करने जाएंगे तो इनको तो 66-67 रुपया मिलेगा, बिकॉज द वैल्यू इज ओनली 6, और अब इनको 100 रुपया नहीं मिलेगा। तो इफ दे सेल इट इन द मार्केट, नाउ यू कैन परचेज द बॉन्ड एट ए लोअर रेट। अब आप इसी बॉन्ड को कम दाम पर खरीद सकते हैं, जिसको आपने 100 में खरीदा था अब 70 में मिल जाएगा। डिफिकल्ट है, दिमाग लगाइए। कूपन रेट क्या है, वो तो मिलना ही मिलना है, लेकिन बॉन्ड की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, बॉन्ड की वैल्यू डिपेंड करती है ऑन व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट इट हैज बीन सोल्ड और बॉट। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट राइजेस, द बॉन्ड्स वैल्यू डिक्लाइंस एट द सेम रेट, और उल्टा अगर हो गया, सपोज इंस्टेड ऑफ 6 द न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे आजकल तो घट रहे, बिकेम ओनली 4, तो जिसने खरीद रखा था उसको तो मिलेगा 6, अब जो खरीदेगा उसको 100 के बदले में मिलेगा 4। अब वो अगर इस बॉन्ड को बेचे तो इस बॉन्ड को बेच लेगा आराम से 140 रुपए में, क्योंकि निश्चित रूप से लोग खरीदने को तैयार हो जाएंगे। वाई, बिकॉज नाउ दिस इज गिविंग 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर वो बाजार में लगाएंगे तो दे विल गेट ओनली 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट। बड़ा उल्टा गड़बड़ झाला दिखाई देता है, लेकिन गड़बड़ झाला है बिल्कुल नहीं। शेयर मार्केट किस पर चलता है, इसी आधार पर चलता है। बॉन्ड मार्केट किस आधार पर चलता है, इसी आधार पर चलता है। द क्वेश्चन इज कि इस 6% पर कितने लोग अपने पास लिक्विड पैसा रखेंगे और कितने लोग बॉन्ड खरीद लेंगे। एक मिनट के लिए सोच लीजिए कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इतने लोगों ने खरीद लिया, इतने रुपए का बॉन्ड खरीद लिया, इतने लोगों ने खरीद लिया। ये कौन लोग हैं, बस ये समझना है। हम कहते हैं कि मार्केट में 2 तरह के लोग होंगे। एक वो होंगे जो बुल्स होंगे, बुल माने बैल, देखता का कुछ नहीं सर मारने चला जाता है। और दूसरे तरह के लोग होंगे जिन्हें बियर कहेंगे। अब हिंदी वाले कहेंगे बोलिए तो हम बोल भी देंगे, ऊपर वालों को कहेंगे तेजड़िया और नीचे वाले कहेंगे मंदरिया। अब बेवकूफी के शब्द हैं, बट वी हैव टू यूज देम। व्हाट द बुल्स थिंक, the bulls think that the rate of interest is going to rise and say they will prefer liquid money. Those who are bear will think that this is going to decline. That simply means they will purchase it. ठीक है ना। अब अगर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए तो ज्यादा लोग सोचेंगे अब इसके बाद क्यों बढ़ेगा।
नाउ दे विल परचेज बॉन्ड, यानी नाउ विल बी लेस लिक्विड। ये क्या है? लिक्विडिटी है। यानी यहां पर इतना लोग लिक्विड रख रहे थे पैसा, क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि शायद बढ़ जाए। अब कम लोग लिक्विड रख रहे हैं अपने पास पैसा, ध्यान से देखिए। वाई दे आर कीपिंग लेस? क्योंकि उनको लगता है अरे 8 तो हो गया, अब कितना बढ़ेगा। लेकिन मान लीजिए हो जाए 10, तो अब तो बहुत ज्यादा बुल्स बियर हो जाएंगे, यार अब इतना बढ़ गया, अब क्या बढ़ेगा। नॉनसेंस, इट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज एट ऑल। अब तो ये बढ़ने का ही नहीं। लेकिन मान लीजिए ये घटकर 4 हो जाए, तो लोग सोचेंगे क्या फायदा यार लगाकर, ये तो बढ़ना ही बढ़ना है। अब देखिए ये क्या है? एक्सपेक्टेशंस हैं, जिसके आधार पर एक आदमी अपने पास लिक्विड रखने का डिसीजन रख रहा है। ही इज गोइंग टू प्रिफर लिक्विडिटी और नॉट प्रिफर लिक्विडिटी। सो दिस इज ए लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व। अगर हम इन पॉइंट्स को जोड़ दें तो दिस इज ए लिक्विडिटी प्रेफरेंस शेड्यूल। क्या कहेंगे इसे? लिक्विडिटी प्रेफरेंस शेड्यूल। इसके बाद हम इसको स्ट्रेट लाइन बना देंगे। दिस इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी प्रेफरेंस शेड्यूल। At after 1 point, say it is only 1% या 2%, whatever it is, इसके बाद this will not change. So, इसको अलग पढ़ाएंगे, इसको अभी नहीं पढ़ा रहे। This is liquidity preference schedule. तो ये पहले तो समझिए कि ये एक्चुअल कुछ नहीं है। This is not an actual thing. This is people imagining. This is people expecting. तो जो ट्रांजैक्शन मोटिव के बाद डिमांड फॉर मनी क्या हुआ? ट्रांजैक्शन मोटिव जो रख दिया वो तो अलग था, इनकम का पार्ट था। प्रिकॉशनरी मोटिव था जो था वो अलग रख दिया। अब जो पैसा बचा उसका जो डिसीजन लेना है, वॉट एवर वी हैव सेव्ड, द न्यू डिसीजन इज टू बी टेकन। सपोज वी इट इज टू बी टेकन ओनली इन फाइनेंशियल मैटर्स। अभी हम थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि इससे मकान भी खरीद के रख सकते हैं। नेचुरली अगर हमारे पास 1000 रुपया है तो मकान खरीद के थोड़े रख पाएंगे, 2000 रुपया तो मकान खरीद के थोड़े रख पाएंगे। तब तो नेचुरली हमें क्या करना पड़ेगा? फाइनेंशियल मार्केट्स में ही जाना पड़ेगा। फाइनेंशियल मार्केट माने बॉन्ड खरीद सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं, या फॉर दैट मैटर फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि फिक्स डिपॉजिट में इस समय क्या हो रहा है? एफडीआर्स आर गोइंग डाउन। पहले फिक्स डिपॉजिट रेट 9% था, अब इट हैज कम डाउन टू 6%। पीपल आर एक्सपेक्टिंग इट इवन लोअर, 5%, 4% लाना चाहते हैं। तो प्रश्न बिल्कुल सीधा सीधा है कि ये जो शेड्यूल है वो क्या है? दिस इज एन इमेजिनरी शेड्यूल। हैड देयर बीन डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीपल वुड हैव केप्ट डिफरेंट लिक्विडिटी विद देम। दिस इज एज सिंपल एज दिस। कहने का मतलब है भिन्न भिन्न ब्याज दरों पर लोग भिन्न भिन्न लिक्विडिटी या कैश अपने पास रखेंगे। दिस इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस। बार बार याद कह रहा हूं आपसे, इसको भूलना क्या नहीं है। दिस इज ए प्रेफरेंस बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर। क्या रेट है किसी दिन उसके बारे में भी बात ही नहीं की हमने। क्या ब्याज दर है? हम ये जानते हैं कि जो पूरी मुद्रा है उसमें से कुछ मुद्रा तो ट्रांजैक्शन के लिए रखी, कुछ प्रिकॉशन के लिए रखी, और जो बाकी मुद्रा है उसको हमने सोचा कि मनी के रूप में लिक्विड रखें या बॉन्ड वगैरह के रूप में रखें। क्योंकि मान लीजिए 1000, 2000, 5000 रुपया तो इसके कोई बड़ी वैल्यू नहीं है। जब ये बढ़ जाएगा तो हम इससे मकान भी खरीद कर रख सकेंगे। स्पेकुलेशन। वी स्पेकुलेट। व्हाट वी स्पेकुलेट? दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द मार्केट इज गोइंग टू गो अप और गो डाउन। हमने एक स्टैंडर्ड रेट से शुरू कर दिया। लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि 6% से तो बढ़ना ही बढ़ना है। जैसे शेयर मार्केट 60,000 हो गया, स्टिल मनी इज बीइंग इन्वेस्टेड। व्हाई इट इज बीइंग इन्वेस्टेड? बिकॉज naturally they think that it will go further higher and they are investing. But then there are so many people who think no, it is not going to go up. They are trying to sell down. इनको हम क्या कहते हैं? बुल्स एंड बियर्स। तो एक लिक्विडिटी प्रेफरेंस शेड्यूल है which is convex to the origin, convex to the origin in the sense higher the rate of interest, lesser the liquidity people will keep, lower the rate of interest, higher the liquidity people will keep. There will be a point below which everyone will keep only liquid and no bonds at all. This is called a liquidity trap. मैं इसको अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाऊंगा लेकिन अभी नहीं पढ़ा रहा हूं। आज के दिन तो इतना ही समझा दूं, बड़ी चीज।
तो ये जो स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी है, स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी है, इट इज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये ब्याज दर से प्रभावित होती है। ब्याज दर बढ़ने पर लोग लिक्विडिटी कम रखते हैं और ब्याज दर घटने पर लोग लिक्विडिटी ज्यादा रखते हैं। लेकिन एक्चुअल मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी दिन क्या है, मान लीजिए कि यह है 5%। तो अगर आज मार्केट में ये रेट है तो लोगों के पास इतना लिक्विड मनी रहेगा और बाकी लोगों ने बॉन्ड में लगा दिया है। माने दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट पीपुल हैव इन लिक्विड फॉर्म। ये लिक्विड फॉर्म में क्यों रखा है? बिकॉज दे वांट टू स्पेकुलेट। इन्होंने अगर लगा दिया होता तो इनको मिलने लगता ब्याज, लेकिन ये लिक्विड इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल चेंज, इट इज लाइकली टू इंक्रीज। यही वाला बॉन्ड हमको सस्ते में मिलेगा। बार बार याद रखिए, ये नए बॉन्ड खरीदने की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि यही वाला बॉन्ड तो हमको सस्ते में मिल जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करेंगे, नए बॉन्ड को खरीदने की कोशिश करेंगे क्योंकि वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। ये नया रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला बॉन्ड भी नहीं खरीद रहे, दे आर नॉट गोइंग टू परचेज इट, दे आर गोइंग टू परचेज द सेम बॉन्ड बट एट ए लोअर प्राइस। अब पता चला कि इन्होंने 5% रेट वाला इंटरेस्ट, जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़कर 8% हो गया तो इनको मिल गया कितने में, मान लीजिए मिल गया 60 रुपए में। तो इन्होंने 60 रुपए में खरीद लिया 100 रुपए वाला कूपन, यानी इसके ऊपर क्या लिखा है, कितने पैसे मिलेंगे 100, लेकिन ब्याज कितना मिलेगा 5, और इनको ये कितने में मिल गया 60 में। कूपन रेट कितना है 100, मिल कितने में गया 60 में। दिस इज द एडवांटेज दैट दे आर गोइंग टू गेट, दिस इज स्पेकुलेशन। दे डू नॉट वांट रेट ऑफ इंटरेस्ट, उनको ब्याज नहीं चाहिए भाई, उनको चाहिए वैल्यू, जिसको बेच सकें, जिसको खरीद सकें। जब ऊपर चला गया रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हर आदमी ने क्यों अपने सारे बॉन्ड खरीद के रख लिए, क्योंकि अब तो बढ़ेगा नहीं, जब बढ़ेगा नहीं तो ये लोअर वैल्यू पर मिलेगा नहीं। अब तो घटेगा, यानी घटेगा तो इस बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी, देन आई शुड परचेज इट। तो देन देयर आर बियर्स, देयर आर बुल्स। तो ज्यों ज्यों ऊपर जाते जाएंगे बुल्स बढ़ते जाएंगे, बियर्स घटते जाएंगे, और ज्यों ज्यों नीचे आते जाएंगे नेचुरली बियर्स घटते जाएंगे, बुल्स बढ़ते जाएंगे। अब इसके नीचे क्या जाएगा, अब इसके नीचे क्या जाएगा, दे विल थिंक दिस एंड देन दे विल स्टार्ट हैविंग डिफरेंट थिंग्स। तो मोर लिक्विड यू कीप व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो, हाई, लेस लिक्विड यू कीप व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई। दिस इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस शेड्यूल। Demand of liquidity of money for speculative purposes, which is a function of rate of interest, which is convex to the origin। ये शेड्यूल समझ में अगर आ गया होगा तब फिर मैं आगे चलूंगा। आई जस्ट डू नॉट नो, मैंने कोशिश तो बहुत की है समझाने की, मुझे नहीं मालूम, लड़के भी आज बड़े कम हैं, लगता है बड़ा मुश्किल समझ के भाग गए हैं सब के सब, दोबारा तो पढ़ाने वाला नहीं। लेकिन अगर आपकी समझ में आ रहा है तो गुड इनफ, नहीं आ रहा है बताइए अभी भी। सर किस ऑथर की बुक लेना चाहिए? कोई एक भी ना लेना। सर आ रहा है सर, थोड़ा 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 आ रहा है प्रद्युम्न कुमार का। सर वो 100 रुपए कैसे 60 में डिक्रीज हो गया, वही सर थर्ड पॉइंट एकदम समझ नहीं आया। नहीं आया ना, ऐसा करते हैं कि देखिए अभी तो टाइम हो गया, यही खराबी होती है सब चीजों में। प्लीज शो द स्लाइड वेयर यू आर टीचिंग। मैं स्लाइड तो कोई बनाता नहीं, मैं तो अपने हाथ से लिखता जाता हूँ। लिखिए, अब एक मिनट की बात सुन लो, हम इसको एक बार किसी और तरीके से भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि समझ में आ जाए। कल हो सकता है कोई बच्चे आज छूट गए हों क्योंकि मैंने इधर 2 हफ्ते से क्लास नहीं लिया था। इसको मैं दोबारा एक बार पढ़ा दूंगा, मैं कभी भागता नहीं। आई टीच इट अगेन। हाँ, उत्कर्ष को समझ में आ गया तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। उत्कर्ष क्यों परेशान हो सर भास्कर, इट इज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट की थ्योरी जो है ये मॉनेटरी थ्योरी है, ये वाली थ्योरी है ही नहीं। मैं भी समझाऊंगा इसे दूसरी ढंग से समझाऊंगा। बहुत अच्छी बात है अर्पित, जिसको समझ में आ गया दोबारा थोड़ा टाइम लूंगा, एक्सप्लेन इट अगेन, लेकिन बहुत थोड़ा मुश्किल तो अभी भी है। हम फिर से कर रहे हैं सर IIX। चलिए, थैंक गॉड समाज फॉर्म में मिल जाएगी है बेटा। तुम
तुम लोग रिकॉर्ड किया करो ना, उस पे यूट्यूब पे डाल दिया करो बार बार। मैं करूं ये मेरे बस का नहीं, आई कांट डू इट अगेन एंड अगेन। मैं तो हर दिन पढ़ाता हूँ, रिटायर्ड टीचर होने के नाते केवल पढ़ाने का काम करता हूँ। बट इफ यू कैन रिकॉर्ड इट, यू कैन डू इट। दिस शैल बी रिकॉर्डेड अगेन, वील डू इट टुमारो ऑल्सो, अगेन वील ट्राई इन ए न्यू मैनर। लेकिन कल इतने डिटेल में नहीं, कल थोड़ा सा, ठीक है। Thank you so much. Okay, We'll sir. meet again Thank tomorrow, you. and then we'll decide out. Thank you, sir. 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 सर तुम्हारा कैमरा ऑन भाई, ऑफ कर दो पहले। बोलो मत, ऑफ कर दो। क्लास फिनिश हो गई, आप लोग खत्म हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कुछ इज्जतदार लोग हैं, अभी चले जाने दो, फिर बताता हूँ। अभिनव कहाँ गया आज? रात भर जगह होगा बेचारा। हाँ, वो तो आशीष नोट्स भेज देना क्लास में, ग्रुप पे भेज दे भाई नोट्स। अब अभी का जाएगा, कसम से सो गया था। अच्छा